हेलो, माई सेल्फ पीजे। और हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो हम लोग इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोग पिछले क्लास में जेड को हम लोग डिफाइन किए थे कि वो इम्पीडेंस होता है। ठीक है, जिसको हम लोग ऐसा बोले थे कि इसको ना आर इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट करना, जेड जिसको इम्पीडेंस बोलते हैं। ठीक है, फिर वहां पर हम लोग पढ़े थे, एक्सएल के बारे में पढ़े थे, एक्ससी के बारे में पढ़े थे, जो रिएक्टेंस होता था। ठीक है, इसका हम लोग ग्राफ तक पढ़े थे। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो ये सब पढ़े थे। अब हम लोग ना सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग इस क्लास में पावर फैक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। पावर फैक्टर क्या होता है, फिर हम लोग इसी में ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ लेंगे। ठीक है, और ट्रांसफार्मर पढ़ने के बाद हम लोग जनरेटर के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेंगे। तो ये सब सारा टॉपिक्स हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग जो जेड पढ़े थे, जिसको हम लोग इम्पिडेंस बोले थे, उसका फॉर्मूला था रूट अंडर क्या था, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर प्लस। तो अब अगर हम देखें कि ओमेगा अगर वेरी करवाएं तो जेड वेरी होगा। ठीक है, यानी जेड और ओमेगा के बीच रिलेशन होगा। तो उसका अगर हमको ग्राफ प्लॉट करने आए, इसका ग्राफ बना दीजिए किसके बीच, इम्पीडेंस जेड और ओमेगा के बीच। ठीक है, तो हमको पता है कि इसका जो मिनिमम वैल्यू निकाले थे, मिनिमम, ठीक है, जेड का जो मिनिमम वैल्यू आया था वो कब आया था, जब ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म पूरा जीरो कर दिए थे। और यही जब जीरो होता था तो उस समय हम लोग बोलते थे कि रेजोनेंस का कंडीशन है। जेड मिनिमम होता था तो करंट मैक्सिमम हो जाता था। तो जेड मिनिमम कितना होगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पता है कि z जीरो नहीं होगा, z का एक मिनिमम वैल्यू आएगा। तो थोड़ा मैथ से अप्रोच अगर करें कि ठीक है भाई, z एक फंक्शन है, ठीक है, तो इसका कैसा होगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनाएंगे, ऐसा ऐसा। क्योंकि एक जगह, ठीक है, एक जगह ऐसा होगा जिस पर्टिकुलर ओमेगा के लिए z सबसे मिनिमम होगा, और वो z मिनिमम कितने के बराबर होगा, r के बराबर होगा यहाँ। और वो किस ओमेगा पे होगा, तो याद करो हम लोग निकाले भी थे 1/√LC इस पर्टिकुलर ओमेगा। और याद है इसी को ओमेगा 2πf लिखते थे, और ये जो फ्रीक्वेंसी आता था वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता था। तो ये हो गया आपका जेड का ग्राफ। ठीक है, इसको जेड का ग्राफ बोलेंगे। तो इस टाइप से बनाना कि मिनिमम वैल्यू आता है, ठीक है, तो पहले घटेगा घटेगा घटेगा, एक मिनिमम वैल्यू आएगा फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको याद रखना है ये फॉर्मूले के साथ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, पावर फैक्टर। कि पावर फैक्टर ये क्या चीज है। ठीक है, इसको पावर फैक्टर को हम लोग फाइन से डिनोट करेंगे। तो जैसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि किसी के अबाउट में अगर पावर निकालना होता था तो V इंटू आई लिखते थे, डीसी सोर्स में। ठीक है, ये डीसी सोर्स में लिखते थे। लेकिन यहां पर पावर का एक फॉर्मूला हो जाता है, कुछ नहीं होता है, VRMS याद रखने के लिए, IRMS इंटू एक टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा cos फाइव। ठीक है, और इसी cos फाइव को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, फाइव को नहीं, cos फाइव। फाइव एक एंगल है, और वो पता है फाइव कौन सा एंगल है, हम बताते हैं अब आपको फाइव कौन सा एंगल। तो याद करिए जब हम लोग फेजर डायग्राम बनाते थे, जैसे कि फेजर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो बताइए फटाफट कि अगर हम एलआर सर्किट बना रहे हैं, एलआर सर्किट, तो उस एलआर सर्किट में क्या होता था, करंट इधर लेते थे और वोल्टेज एल में किधर होता था, लीड करता था, वीएल। तो इन दोनों के बीच जो एंगल होता है
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई। यानी कि ये जो फाई है, ये जो फाई है, ये है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये याद रखना है, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल होगा उसको फाई बोलेंगे, और इसी कॉस फाई को, इस पूरे कॉस फाई को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पावर फैक्टर। और यहाँ यूज करना है वी आर एम एस, आई आर एम एस। और ये जो पावर मिलेगा इन वन साइकिल, एक साइकिल का बात कर रहे हैं, एक साइकिल का बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग किसका बात कर रहे हैं, एवरेज। क्योंकि हर टाइम में आई चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा, दोनों चीज चेंज होगा। तो एक साइकिल में हमको कितना पावर आउटपुट होगा, तो इन वन साइकिल पी एवरेज ये लिखेंगे, ठीक है। और वहां पर कॉस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, और फाई क्या होता है, वी और आई के बीच एंगल। तो अब अगर हम बात करें, ठीक है, इसको उतार लो सबसे पहले फटाफट जल्दी, ठीक है, कि पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो। अब जैसे कि हम लोग अगर एक सिंपली आर सर्किट के बारे में बात किया जाए, सिंपली आर एसी सोर्स, इस केस में फाई कितना होगा, 0 डिग्री होगा। देखिए याद करिए, जिस केस में रेजिस्टेंस होता था उस केस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता था। तो अगर दोनों सेम फेज में होता है तो फाई का वैल्यू कितना होगा, 0। यानी कि यहाँ जो पावर होगा, सिंपल लिखेंगे वी आर एम एस इंटू आई आर, बिकॉज फाई 0 कॉस 0 कितना हो जाएगा अपन। अगर हम सिर्फ एक इंडक्टर लेते हैं तो हमको पता है कि इंडक्टर के केस में फाई कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि 90 से या तो लीड करेगा या लैग करता है इस केस में। तो यहाँ पर पावर कितना होगा, 0। क्यों 0 होगा, ये cos 90 अगर हम पुट करेंगे, cos 90 कितना होगा, 0। अगर हम C ले लें तो इस केस में भी समझ गए होंगे कि इसमें भी फाई कितना होता है, 90 डिग्री, पावर कितना है, 0। यानी कि आप समझिए, कभी भी इंडक्टर रहे, कैपेसिटर रहे, अब अगर हम लोग एक कोई भी लेते हैं, आरएल सर्किट या फिर आरसी सर्किट, कभी भी लेते हैं कोई भी केस, आरसी या आरएल, इस केस में फाई जो होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता, ना कि 90 हो सकता है। क्योंकि आप पेज पलट के अगर देखोगे पिछला, तो कभी भी आरएल और आरसी रहता था तो 0 और 90 के बीच होगा। तो यानी कि यहाँ पावर 0 तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो पावर आएगा। लेकिन जब भी एल रहेगा, सी रहेगा, या फिर एलसी रहेगा, एल सी या फिर एलसी रहे, तो याद रखना हमेशा पावर 0 होगा। इस केस में करंट, इन दिस केस, is known as वॉटलेस करंट। ये आ सकता है कि व्हाट इज वॉटलेस करंट, बताइए। तो वॉटलेस करंट वो करंट है, कब, जब फाई कितना हो, 90 डिग्री, और उस केस में पावर कितना आ जाए, 0। तो उस केस में अगर सर्किट में करंट जा रहा है तो वो करंट को हम लोग कौन सा करंट बोलते हैं, वॉटलेस करंट। ठीक है, क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा कभी कभी कि बताइए पावर कितना है, तो आपको वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई करना ही होगा। अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग चीजों को निकालेंगे, कॉस फाई कैसे निकाला जाता है, सब कुछ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका पावर के बारे में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, देखो क्या चीज गिवन है, ठीक है। एक सर्किट है, एक मिनट,
जैसे कि एक करंट देते हैं, जैसे कि वोल्टेज इज इक्वल टू 200 √2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4। ये वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है, करंट का इक्वेशन दिया हुआ है -√2 कॉस ओमेगा टी प्लस π/4। ठीक है, और हमसे पूछा है कि बताइए पावर क्या होगा। ठीक है, तो हमको पता है भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर का फॉर्मूला होता है Vrms Irms इंटू कॉस फाइव, ये फॉर्मूला होता है। अब Vrms क्या है, तो देखो ये जो टर्म यहां दिख रहा है तुमको, ये वाला, ये पीक वोल्टेज है, ये V0 है, तो V0 से हम Vrms निकाल सकते हैं। ये जो दिख रहा है ये पीक करंट है I0, तो हम लोग पीक करंट अगर पता है तो Irms। अब हमको मेन फंस गया किसमें, फाई निकालने में, और फाई होता है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब आप ये देखोगे वोल्टेज साइन में है, करंट माइनस कॉस में है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस कॉस को पहले हम साइन में लाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, जब इसको हम साइन में ले आएंगे तो ये भी कुछ दिखेगा साइन में समथिंग, ये भी कुछ दिखेगा साइन में समथिंग, ये दिखेगा φ1 और ये दिखेगा क्या φ2। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कैसे निकलाएंगे, तो डेल्टा फाई निकाल लेंगे, या तो φ1 माइनस φ2 या फिर φ2 माइनस φ1। और याद रखना डेल्टा फाई को हमेशा पॉजिटिव लेना है, हमेशा। और लास्ट में इस डेल्टा फाई का वैल्यू यहाँ डाल देंगे, वही फेज डिफरेंस जो वोल्टेज और आई के बीच होगा, इसको यहाँ पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो इस टाइप से करना है। ये हो गया सीधा कि हमको वोल्टेज और करंट दे दिया गया है, सिंपल। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको सॉल्व करिए, कुछ नहीं, इसको, ये तो साइन में है ही, बस इसको आप लोग साइन में कन्वर्ट करिए, फेज डिफरेंस निकालिए और इसको रखिए। और हम इसका क्या करते हैं, आपको हम इसका ऑप्शन भी दे देते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताना, ठीक है, कि कौन सा आंसर इसका सही है। ठीक है, चलिए हम इसका, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन ही गुम हो गया क्या ये? हाँ मिल गया। इसका हम चार ऑप्शन दे देते हैं, 200, 400, 200 √2, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ, ये सब सॉल्व करके मेथड बता दिए, तो कमेंट करके बताना कि कौन सा आंसर इसका सही है। ठीक है, हम लोग आगे मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जिस टाइप से कि हमको दिया हुआ है कि इस टाइप से दिया हुआ है कि एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, और ये वोल्टेज दे रखा है V इज इक्वल टू 10 साइन 5t, ये दे रखा है। अब रेजिस्टेंस का वैल्यू भी दे रखा है 10 ओम, इंडक्टर दे रखा है 2 हेनरी और कैपेसिटर दे रखा है 3 माइक्रो फैराड, इस टाइप से दे रखा है। और हमसे पूछा गया है कि बताइए पावर कितना होगा। तो सबसे पहले इसका जब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे, देखना ध्यान से फेजर डायग्राम, कि जब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, तो इधर करंट आई होगा, इधर वी आर होगा, ऊपर कौन सा होगा VL और नीचे कौन सा होगा VC। ठीक है, तो ये करंट हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, V/R, और R नहीं सॉरी, यहाँ जो R होता है वो किससे लिखते हैं, Z, याद करो। यहाँ हमको V0 पता है, तो यहाँ से I0 आ गया, I0 आ गया मतलब IRMS आ गया। और Z कैसे निकालते हैं, तो याद करो, इसमें हम लोग Z लिखते थे, क्या लिखते थे, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R²। ये यहाँ पर हम पुट कर देंगे, I0 निकल गया, I0 निकल गया, V0 पता है, ये रहा V0, तो V0 पता है, I0 पता है, तो IRMS VRMS निकल गया। अब हम लोग पड़ गए किस पे, cos फाई पे। चलिए, तो cos फाई का हम लोग थोड़ा हिसाब लगाते हैं कि याद करिए, या तो VL बड़ा होगा या VC बड़ा होगा। तो मान के चलिए हम ले लेते हैं VL माइनस VC, और यही रिजल्टेंट होगा मेन भी।
तो यही वाला फाई है, देखो ध्यान से, यही वाला फाई बोल रहा है। और हमको फाई नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, कॉस फाई। और कॉस फाई क्या होता है, याद करिए, कॉस फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, वी आर, और हाइपोटेनस क्या है, मेन वोल्टेज वी। इस वी आर को लिख सकते हैं आई इंटू आर, और आई इंटू जेड। वी को लिख सकते हैं, आई आई कैंसिल हो गया, यानी कॉस फाई को हम लोग आर बाई जेड भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पावर को हम लोग जो लिखते थे वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू आर डिवाइडेड बाई जेड। जेड हम लोग निकाल के यहाँ पुट भी कर सकते हैं, आर पता ही है, पुट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमको सब कुछ पता है, देखो ध्यान से। तो इस तरीके से भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। हम कुछ आंसर निकाल के आपको बताएं कि कैसे हम लोग को वॉटलेस करंट क्या है, पावर फैक्टर क्या है, पावर निकालना हो किसी के अबाउट तो कैसे निकाला जा सकता है, तो वो चीज हम लोग इसमें देखें, ठीक है। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मर का बात करते हैं, ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मर में अगर देखोगे ना, तो इस टाइप का वाइंडिंग्स होता है एक ब्रांच में, दूसरे एंड में भी ब्रांचिंग होता है, इसे कॉइलिंग करते हैं, ऐसे कॉइल करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इधर से इनपुट दे रहे हैं तो ये हो गया प्राइमरी, और अगर हम इससे आउटपुट निकाल रहे हैं तो ये हो गया सेकेंडरी, ठीक है। ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, ठीक है। अब हम क्या होगा, इधर वोल्टेज देंगे और इधर वोल्टेज आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि ट्रांसफॉर्मर किस में वर्क करता है, एसी सोर्स में कि डीसी सोर्स में, या दोनों में, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, सबको पता है ट्रांसफॉर्मर क्या काम होता है, कि वोल्टेज को हाई करना, लो करना। जैसे कि हम लोग याद करो, जहाँ पावर स्टेशन होता है वहां हम लोग बिजली पैदा करते हैं, और उस बिजली को मान के चलो कहीं भी हम लोग माइथन डैम वगैरह उधर डीवीसी पावर प्लांट में हम लोग पावर जनरेट किए। अब उसको वहां से लाना है सरायढेला रीजन तक। अब वो कैसे लाएंगे, तो वहां से तार बिछा लिए पूरा। अब जब तार बिछा लिए, अब समझना ध्यान से, तार बिछाने के बाद दिक्कत क्या हुआ कि अगर हम लोग वहां से डायरेक्ट लाते यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है, तो होता क्या है, पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, यानी जो पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट होता है, ठीक है। अब वहां से अगर हम यहाँ लाएंगे तो रेजिस्टेंस के अबाउट पावर लॉस भी होगा, जिसको हम लोग आई स्क्वायर आर बोल रहे हैं, क्योंकि भाई करंट वहां से यहाँ तो आएगा ना, तार बिछा रहे तो उसका कुछ रेजिस्टेंस भी है, तो इसलिए हम लोग पावर लॉस भी लिखेंगे, आई स्क्वायर आगे पावर लॉस होना है। अब अगर हम लोग करंट को यहाँ ज्यादा रखेंगे, करंट को हम लोग क्या रखेंगे ज्यादा, तो पावर लॉस भी ज्यादा होगा। पता चला वहां से लाने में ही आधा से ज्यादा खर्च हो गया, तो कोई फायदा नहीं हुआ करके। तो फिर एक दिमाग लगाया गया कि भाई पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो अगर हम करंट का वैल्यू कम करना चाहे तो वोल्टेज बढ़ा देते हैं। इसीलिए जो ट्रांसमिशन लाइंस होता है वो हाई वोल्टेज में रखा जाता है, ताकि अगर वोल्टेज हाई रखें तो करंट ऑटोमेटिकली घट जाएगा, और करंट घट जाएगा तो पावर लॉस भी घट जाएगा, ठीक है। तो पावर लॉस को कम करने के लिए, अब समझना ध्यान से पूरा चीज, पावर लॉस को कम करने के लिए हम लोग वोल्टेज बढ़ाएं, ठीक है। और वोल्टेज बढ़ाना और घटाना किसके हाथ में है, ट्रांसफॉर्मर के हाथ में। यही वो इक्विपमेंट है जो वोल्टेज को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। तो पता चला नाम सुने होंगे 11,000 33,000, उसके ऊपर भी जाता है। तो इस टाइप से ट्रांसमिशन लाइन बैठा होता है। अब क्या होगा कि भैया पहला चीज कि ट्रांसफॉर्मर, तो हम लोग घर में एसी का यूज कर रहे हैं, डीसी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो इसका पहला लॉजिक, ये ट्रांसफॉर्मर में देखो एक कॉइल दिख रहा है, तो अगर इसके अबाउट करंट गया तो इस कॉइल के अबाउट याद करो, ऐसे कॉइल जा रहा है ना इस टाइप से, ऐसे करोगे तो इससे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा,
और यही मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकलकर इससे लिंक हो जाएगा। यही मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकलेगा और इससे लिंक हो जाएगा। इसका मतलब इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स लिंक हो गया। ठीक है, अब लिंक होने के बाद क्या हुआ, अब फ्लक्स अगर लिंक हो रहा है, अब याद रखिएगा एसी में क्या हुआ, डीसी में क्यों नहीं ट्रांसफार्मर वर्क करता, डीसी हम लोग नहीं यूज करते, एसी चूज करते हैं। देखिए एसी में करंट जो है घटेगा बढ़ेगा, अगर करंट घटेगा बढ़ेगा तो ये फ्लक्स जो होगा वो चेंज करेगा। अब अगर यहाँ का फ्लक्स चेंज किया तो यहाँ का भी फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा 100%। ठीक है, अब यहाँ का फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो वहां का फ्लक्स चेंज हुआ। और फैराडेस क्या बोला कि कभी भी अगर फ्लक्स चेंज होगा तो एक ईएमएफ यहाँ जनरेट होगा, और यहाँ पर वो ईएमएफ जनरेट होता है। तो ये तभी हो सकता है जब इनपुट हम कौन सा सोर्स दें, एसी सोर्स, इसलिए हम घरों में एसी सोर्स रहता। अब हम लोग वहां से तो हाई वोल्टेज में ले आए सरायढेला, तो हम लोग का जो इक्विपमेंट है तो लो वोल्टेज में काम करता है, तो फिर यहाँ एक पावर स्टेशन बैठाता है। वो पावर स्टेशन क्या करता है, उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लो वोल्टेज करके फिर पावर स्टेशन से लाते हैं, फिर घर के बाहर एक ट्रांसफार्मर रहता है वो उसको और भी लो करता है, तब हम घर में मेरे पास 220 वोल्ट आता है। तो ट्रांसफार्मर का एक ओवरऑल पता चल गया कि क्यों एसी सोर्स यूज करते हैं, क्योंकि जब तक करंट चेंज होगा नहीं, फ्लक्स चेंज होगा नहीं, फ्लक्स चेंज होगा नहीं, ईएमएफ जनरेट होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफार्मर का फायदा क्या हुआ कि ट्रांसमिशन लाइंस में पावर लॉस मेरा घट गया, ये दूसरा फायदा हुआ। तो बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसफार्मर लिखना होगा, वोल्टेज अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं, ये सिर्फ एसी सोर्स के साथ पॉसिबल है। पावर लॉस को कम कर दिए हम। ठीक है, अब समझिए ध्यान से कि अगर एक ट्रांसफार्मर लिए, ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स रहेगा, इसको लिखते हैं एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और इसको लिखते हैं एनएस, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। याद रखना, इफ एनपी इज ग्रेटर देन एनएस, यानी कि अगर इधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और इधर नंबर ऑफ टर्न्स कम है, इसका मतलब वोल्टेज इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन वोल्टेज इन सेकेंडरी, इन प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा है, सेकेंडरी का वोल्टेज कम है। तो यानी कि इधर ज्यादा इधर कम है, इसका मतलब हम वोल्टेज को कम किए, और वोल्टेज को कम किए इसका मतलब इसको बोलते हैं स्टेप डाउन, कम कर दिए वोल्टेज, स्टेप डाउन किए। फिर इफ एनएस इज ग्रेटर देन एनपी, अगर सेकेंडरी में ज्यादा है, इधर कॉइल्स ज्यादा हो गया इधर कम हो गया, इसका मतलब ये होगा कि सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा है, इधर ज्यादा वोल्टेज मिला, इसका मतलब वोल्टेज अप कर रहा है, इसको बोलते हैं स्टेप अप। और एक चीज हमेशा याद रखना है, क्या कि अगर यहाँ पर वोल्टेज प्राइमरी का बात कर रहे हैं और यहाँ वोल्टेज सेकेंडरी का बात कर रहे हैं, तो एक फॉर्मूला याद रखना, वोल्टेज प्राइमरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेकेंडरी इज इक्वल टू एनपी डिवाइडेड बाय एनएस, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दो, वोल्टेज डबल हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स ट्रिपल कर दो, ट्रिपल हो गया। तो यहाँ ये कंडीशन है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला यहाँ हो गया ये वाला। ठीक है, अब आगे अगर बढ़े, ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो फटाक से। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हमको पता है इस ट्रांसफार्मर में ठीक है, ये इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट। इधर का करंट हम मान लेते हैं आईएस और वोल्टेज मान लेते हैं वीएस सेकेंडरी, और इधर का मानते हैं आईपी और वोल्टेज मानते हैं वीपी।
तो पहला हम लिखे, पहला फॉर्मूला क्या लिखे थे, प्राइमरी डिवाइडेड बाय सेकेंडरी इज इक्वल टू प्राइमरी डिवाइडेड बाय सेकेंडरी, Vp बाय Vs इज इक्वल टू Ip बाय, ये कभी भी लगा सकते हैं ट्रांसफार्मर केस में, लेकिन सॉरी उल्टा लिख दिए, क्या था, NP डिवाइडेड बाय, सॉरी अब ये हम लिख दिए। अब क्या होगा कि इफ इफिशियंसी का मतलब होता है कि जितना देंगे और कितना काम किया। इफ इफिशियंसी इज 100%, यानी कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं सारा आउटपुट में निकल रहा है, इसका मतलब कोई पावर लॉस नहीं है। तो इधर का पावर इनपुट कितना है, तो लिखेंगे Vp इंटू Ip, और इधर का पावर आउटपुट कितना है, पावर आउटपुट, तो लिखेंगे वोल्टेज सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी, यही लिखेंगे। अगर इफ इफिशियंसी इज 100%, तब हम लिख सकते हैं Vp Ip इज इक्वल टू Vs Is, और हम यहां इसके बाद लिख सकते हैं कि Vp बाई Vs इज इक्वल टू Is बाई Ip, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है, इट इज ओनली ट्रू व्हेन एफिशिएंसी इज 100%। अब बोलेगा सर 80% रहा तो 80% अगर रहा, यहाँ एक केस बनाते हैं, इफ ईटा को इफिशियंसी बोलते हैं, ईटा इज इक्वल टू 80%, अगर ईटा 80% है तो हम यहाँ लिखेंगे कि भैया पावर जो आउटपुट है वो 0.8 टाइम्स पावर इनपुट के बराबर होगा। और आउटपुट कितना है पावर, अब आउटपुट कितना है पावर, क्या लिखेंगे Vs इंटू Is इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स Vp इंटू, तो याद रखना ये तभी तक के लिए पॉसिबल है जब इफिशियंसी हमारा कितना हो 100%, तभी ये लगाना, वरना अगर इफिशियंसी नहीं दिया हुआ हो तो वो लगाना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो उसमें लिखते हैं Vp बाई Vs इज इक्वल टू Np बाई Ns इज इक्वल टू Is बाई Ip, नहीं, ये स्टार मार्क ये तभी वैलिड है जब इफिशियंसी कितना 100%, ये हमेशा लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस चीज में थोड़ा ध्यान देना आप लोग, तो इससे आप लोग ट्रांसफॉर्मर्स का कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो ट्राई करना क्वेश्चंस बनाने में ट्रांसफॉर्मर्स का, और कोई भी अगर डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, उसका आंसर 100% देंगे। ठीक है, चलो।